नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग सबको है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं आपके सामने। एक्सप्लेन द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे इकोनॉमी में जनरेट होता है, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। जैसे देखो, macroeconomics analysis explain which factor determines the level of national income and employment। मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर जो एनालिसिस है वो एक्सप्लेन करता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो निश्चित करते हैं लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम का लेवल क्या है और एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं। अब ऐसे कौन सा फैक्टर है भाइयों जो निश्चित करेगा कि नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है इकोनॉमी के अंदर? कौन सा वो फैक्टर है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। द पॉइंट एट विच एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट, at that point effective demand is created। और इफेक्टिव डिमांड कब क्रिएट होगी? जब इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन ज्यादा होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर लोग ज्यादा करेंगे, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा होगी, और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने से एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट कब जनरेट होगा? जब सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम से क्या होगा? जब लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ाएंगे अपना, तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड करने का मतलब ही है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना, लोगों का कंजप्शन बढ़ जाना, तो उससे नेशनल इनकम बढ़ जाती है। तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से डिटरमाइन होता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसका प्रॉपर स्टडी करती है कौन? Macroeconomics। And what causes fluctuations, changes in the level of income, output and employment? कौन से ऐसे causes हैं जिनकी वजह से इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के लेवल में क्या आता है? फ्लक्चुएशंस आता है। उसके कारण को स्टडी करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, लेवल ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे निश्चित होगा, इसको समझने के लिए वी हैव टू स्टडी द कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हमें समझना होगा कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो कि आगे के टॉपिक्स में है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और भी आगे टॉपिक में है। थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स क्या है? अरे थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है? कोई भी इकोनॉमी के, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो ट्रेड साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, क्या वो स्टेबल है? नहीं, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उसको भी समझना होगा हमें। इज आल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट की पार्ट एंड पार्सल मतलब अहम हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है। उसके बिना हम बिजनेस साइकिल की थ्योरी को समझ नहीं सकते। किसके बिना? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कि जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा पार्ट एंड पार्सल है, हिस्सा है, क्या है? थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये सबसे बड़ा स्कोप है जिसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? स्टडी करती है। नाउ सेकंड पॉइंट, थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जर्नल प्राइस लेवल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भी ये था, जर्नल प्राइस लेवल and inflation। Macroeconomic analysis shows how the general price level is determined।
मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी एनालिसिस हैं, उन एनालिसिस के माध्यम से जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइंड होगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, एनालाइज करती है. एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट. किन कारणों से जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस आता है, फ्लक्चुएशंस आता है, वो भी एक्सप्लेन करती है. द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए जनरल प्राइस लेवल की स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है. मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो जनरल प्राइस लेवल की स्टडी है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनरल प्राइस लेवल के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऑन अकाउंट, प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब सबको मालूम है, जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है मार्केट में तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. और डिफ्लेशन मतलब जब प्राइसेस रिड्यूस हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन. तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मोस्ट कंट्रीज. सही बात है, किसी भी कंट्री में प्राइसेस स्टेबल है क्या? जनरल प्राइस लेवल किसी भी कंट्री में स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा. इसलिए चाहे वो कोई भी कंट्री हो, देखो ध्यान से, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, हर एक कंट्री को इस समस्या का सामना करना पड़ता है. Therefore, theory of price level studies the cause behind such problems. तो जनरल प्राइस लेवल जो थ्योरी है वो ये कारण बताती है कि क्यों पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके अंदर जनरल प्राइस लेवल स्टेबल नहीं है. उनके अंदर चेंजेस रहता है, फ्लक्चुएशंस रहता है. किसके वजह से? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से. एंड सजेस्ट, therefore theory of price level studies the causes behind such problems and suggest policies to tackle them. और पॉलिसी सजेस्ट करती है कि जो थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल है उसके अंदर प्रॉब्लम क्यों आ रही है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, उसको किन पॉलिसीज के माध्यम से टैकल किया जा सकता है, ये सजेस्ट करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. Okay. Now third point, theory of growth and development. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. theory of growth and development दो कंट्रीज के अंदर हमें देखना है. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर theory of growth and development क्या है, और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर theory of growth and development क्या है. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम्स होती है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट. और डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको किन रिसोर्सेस के माध्यम से रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाए कि वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक्सेलरेट हो और ग्रोथ बना रहे और स्टेबल हो. ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है. कैसे? देखिए, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कंसिस्ट करती है, क्या शामिल करती है, किस थ्योरी को शामिल करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को शामिल करती है. कैसे? इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अंडर एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का क्या कारण है उसको एक्सप्लेन करती है. एंड सजेस्ट मेजर्स, उपाय बताती है. क्या बताती है? उपाय. किस तरह का? एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को गति प्रदान की जाए, एक्सेलरेट किया जाए उसको, ये बताती है. इसके बाद इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज के केस में क्या होता है? इट स्टडीज द प्रॉब्लम्स ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी. क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की जो भी रिसोर्सेस स्ट्रांग होती है उसके पास है, उनके पास जो यूटिलाइजेशन है किसका यूटिलाइजेशन? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी. उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रही होती है तभी तो डेवलप्ड कंट्रीज है. तो किस तरह से उसका फुल यूटिलाइजेशन करें, इसके लिए वो सजेस्ट करती है पॉलिसीज टू अचीव हायर रेट ऑफ ग्रोथ. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज सजेस्ट करती है
कि किस तरह से हायर रेट ऑफ ग्रोथ को हासिल किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है अलॉन्ग विथ स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ। क्योंकि देखो डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम्स है कि यार स्टेबिलिटी बनी रहे ग्रोथ के अंदर। अगर स्टेबल नहीं होगा ग्रोथ उनका तो फिर डेवलप्ड नेशन होने का मतलब क्या है फिर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माध्यम से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है और डेवलप्ड कंट्रीज है उनको मेजर्स बताती है, उपाय बताती है। नेक्स्ट में आइए हम आगे, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से इनकम जनरेट होती है और थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इनकम जनरेट होती है उस इनकम की वजह से नेशनल इनकम डिटरमाइन होती है। नेशनल इनकम कैसे निश्चित की जाएगी? देखो कैसे, द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी है वो समझने में मदद करती है। क्या समझने में? थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विथ रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम, जो टोटल नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम कैसे जनरेट होती है? सम टोटल ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ सोसाइटी, द सम ऑफ द इनकम्स अर्न्ड बाय ऑल द क्लासेस ऑफ सोसाइटी। जैसे वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास में क्या आता है? लेबर आता है। तो लेबर तो बहुत कुछ है, लेबर सबको क्या, मैं भी काम कर रहा हूं तो मैं भी लेबर हूं। वर्किंग क्लास का मतलब नहीं समझिए खाली उसको अब लेबर मतलब हमने बहुत छोटा कर दिया, नहीं। लेबर, हर कोई लेबर है जो समथिंग प्रोड्यूस कर रहा है, जो समथिंग प्रोड्यूस कर रहा है वो भी लेबर है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर कहने का मतलब क्या यहां पर है कि ये जो इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, ये जो टोटल इनकम जनरेट होती है, रिलेटिव शेयर्स है। ये सब शेयर्स किसके हैं? रेंट किसका शेयर है? लैंड का शेयर है। वेजेस किसका शेयर है? लेबर का शेयर है। इंटरेस्ट किसका शेयर है? कैपिटल का शेयर है। प्रॉफिट इंटरप्रेन्योर की वजह से आ रहा है। तो डिफरेंट क्लासेस, जो डिफरेंट वर्किंग क्लासेस है, उनकी वजह से जो इनकम जनरेट होती है वो टोटल नेशनल इनकम बन जाती है। अगर हम थोड़ा सा फर्दर इसमें इलाबोरेट करें तो थोड़ा सा इसके अंदर इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। जैसे कार्ल मार्क्स एंड प्रोफेसर डेविड रिकार्डो, इन्होंने जो थ्योरी दिया, इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया हाउ द रिलेटिव शेयर्स ऑफ द सोशल क्लासेस इन द नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड। जैसे कार्ल मार्क्स और डेविड रिकार्डो की जो रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट थी, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट, वो एक्सप्लेन करती है कि इंटरेस्ट कैसे जनरेट होता है, रेंट कैसे जनरेट होती है, रेंट अलग अलग तरीके से कैसे निकलती है। सब हर जगह रेंट एक जैसा होता है क्या? अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रेंट चार्ज होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से कार्ल मार्क्स और प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। किस थ्योरी के अंदर? माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। साथ ही साथ बाद में लेटर ऑन जैसे कैलेकी एंड कॉल्डोर आल्सो एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेजेस एंड प्रॉफिट इन नेशनल इनकम। तो याद रखो, वेजेस एंड प्रॉफिट को किसने एक्सप्लेन किया? कैलेकी एंड कॉल्डोर ने। और रेंट और इंटरेस्ट को किसने एक्सप्लेन किया? कार्ल मार्क्स और प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन deals with relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. Okay. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हमने 4 फीचर्स लिए हैं बोर्ड पर, इसके बाद 4 फीचर्स और लेंगे। फर्स्ट है, बहुत इजी पॉइंट है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जब से हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें हर बार ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करती है? एग्रीगेट बिहेवियर का स्टडी करती है, एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी का स्टडी करती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर
जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी स्टडी करती है। जैसे इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? नेशनल इनकम इंडिविजुअल इनकम से एकदम ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है। नेशनल आउटपुट, पूरे देश का आउटपुट, टोटल कंट्री का आउटपुट कितना है, उसको बोलते हैं नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट मतलब क्या? आपके कंट्री का आपके कंट्री में कितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं नेशनल आउटपुट। नेशनल एम्प्लॉयमेंट, आपके देश में पूरा कंट्री वाइड टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है। एंड जर्नल प्राइस लेवल, पूरे देश में वस्तुओं की जर्नल प्राइसेस क्या है, कमोडिटीज की जर्नल प्राइसेस क्या है। एंड बिजनेस साइकिल्स एक्सेट्रा। बिजनेस साइकिल्स मतलब बिजनेस साइकिल के अंदर क्या आता है? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आता है। इन सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी हम करते हैं किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट वन, इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करती है? इनकम थियरी की स्टडी करती है। हाउ द इनकम जनरेट इन द नेशनल इनकम, हाउ द इनकम जनरेट इन द इकोनॉमी, जैसे नेशनल इनकम। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट का पूरा स्टडी करती है, इसलिए इसको इनकम थियरी कहते हैं। हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को इनकम थियरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैसे इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होती है उसका स्टडी करती है। इनकम जनरेट होती है, इसके अलावा इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। इनकम के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, इनकम किन किन सोर्सेस से जनरेट होती है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट मतलब नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। एंड सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग मतलब नेशनल इनकम में सोशल अकाउंटिंग किसका होगा? वो जो हमने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्कोप ऑफ या सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सोशल अकाउंटिंग क्या है कि सोशली अलग अलग डिफरेंट क्लासेस का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के माध्यम से। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण जो रिलेशन है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के साथ है, इसलिए उनके साथ क्या करती है? डील करती है। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम। ये एक्सप्लेन करती है कि क्या कारण है नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन है, चेंजेस है, किन कारणों से नेशनल इनकम में चेंजेस आ रहा है। भाई नेशनल इनकम हमेशा कांस्टेंट रहती है क्या? किसी भी राष्ट्र की नेशनल इनकम कांस्टेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। किसी भी देश की नेशनल इनकम फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती रहती है, और उन चेंजेस के पीछे जो कारण है उन कारणों को एक्सप्लेन करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम दैट लीड टू बिजनेस साइकिल। भाई नेशनल इनकम में चेंज होने के कारण बिजनेस जो साइकिल है वो चेंज होते रहता है। बिजनेस साइकिल मतलब अप्स एंड डाउन इन द बिजनेस। कोई भी ऐसा बिजनेस, किसी भी इकोनॉमी के अंदर कोई ऐसा बिजनेस है जो स्टेबल एकदम हो, स्टेबिलिटी इन द बिजनेस इज हाईली इम्पॉसिबल। एंड जो बिजनेस साइकिल के अंदर जो चेंजेस होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इनकम थियरी। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जैसा कि पहले आपने इसको पहले भी देखा, इसको डिस्टिंग्विश में भी देखा था, हमने समझा था इस पॉइंट्स को। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो जनरली इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा उसको एक्सप्लेन करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम किस टर्म्स में आएगा, उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करती है। कैसे? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। लार्ज एग्रीगेट लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये कैसे फंक्शनल रिलेशन, इनका फंक्शनल रिलेशनशिप क्या आपस में है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसे डिस्कस करती है। तो जर्नल इक्विलिब्रियम डील्स विद बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी।
पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस का क्या बिहेवियर है। डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस के ही तो इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? डिमांड और सप्लाई और प्राइसेस का ही तो मिश्रण है। दिस अप्रोच फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। सब कुछ पर निर्भर करता है, यानी कि हर एक चीज हर एक दूसरे पर निर्भर करती है। कैसे? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। किस तरह से इक्विलिब्रियम हासिल किया जाएगा बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम कब आएगा? व्हेन द फोर्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, दैट पॉइंट डिसाइड द इफेक्टिव डिमांड, एंड इफेक्टिव डिमांड इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम। वही जनरल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि उसी पर जनरल प्राइस डिसाइड होगी। जब टोटल एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री एंड टोटल एग्रीगेट सप्लाई इन द कंट्री, तो डिमांड और सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो फोर्सेस है वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसा हम बता सकते हैं ऐसा है, ये कर्व आता है ऐसे, ये डिमांड है, देखो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये जो जिस पर इंटरसेक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, और उसी पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होती है। इसलिए यहां पे बोला है क्या? डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस। तो याद रखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट फीचर इज इंटरडिपेंडेंस। वर्ड देखिए यहां से आपको याद होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मतलब उनको अलग से केवल उनके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिविजुअल सप्लाई, तो उसमें हमने खाली इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में बात करनी है। लेकिन इंटरडिपेंडेंस मतलब जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, नेशनल इनकम हो, नेशनल आउटपुट हो, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो, सेविंग फंक्शन हो, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एक दूसरे पर आधारित होते हैं। हमने एग्रीगेट डिमांड अकेला नहीं पढ़ सकते उसको एग्रीगेट सप्लाई के बिना, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बिना नेशनल इनकम डिटरमाइन नहीं हो सकती। तो सारे के सारे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पर आधारित है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। विच वेरिएबल्स? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स? सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, ये सब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जिनका हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सिस्टम से स्टडी करते हैं। और ये अकेले स्टडी इनकी नहीं होती है, किसी एक फैक्टर के बारे में, किसी एक वेरिएबल के बारे में स्टडी करेंगे तो वो दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरा तीसरे को प्रभावित करता है। इसमें सारे के सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो क्या है? इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर आधारित है। For example, macroeconomics explains how the changes in the level of investment brings about changes in the national income. भाई जाहिर सी बात है, ज्यादा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो नेशनल इनकम ज्यादा बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर कम होगा तो नेशनल इनकम भी प्रभावित होगी, कम हो जाएगी हमारी। आउटपुट भी उसी के आधार पे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा ज्यादा आउटपुट होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा कम आउटपुट आएगा। उसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने पर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, कम इन्वेस्टमेंट होने पर एम्प्लॉयमेंट लेवल गिर जाएगा। एंड इवेंचुअली, और अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः या अंत में हम कहते हैं कि द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर सारी चीजें बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट कम होने पर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और अंत में क्या होगा? द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक है पॉइंट इंटरडिपेंडेंस। अब आगे हम 4 फीचर्स देखेंगे इसको खत्म करने के बाद। अब हम आते हैं 5th फीचर पर, लंपिंग मेथड। आपको याद होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फीचर देखा था उसके अंदर था स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको क्या करती है? स्लाइस करके पढ़ती है, डिवाइड करके पढ़ती है, स्प्लिट करके पढ़ती है। बट लंपिंग मेथड के थ्रू मैक्रो
इकोनॉमिक्स, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उन सबका लंपिंग स्टडी करती है, मतलब टोटलिटी में स्टडी करती है, एक साथ स्टडी करती है। जैसे देखो, मैक्रो एनालिसिस डील्स विथ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट में क्या आता है? वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज है वो पूरी इकोनॉमी के साथ रिलेट करेगी। अब एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी को रिलेट करती है, एग्रीगेट सप्लाई पूरी इकोनॉमी को रिलेट करती है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट पूरी इकोनॉमी को रिलेट करती है। किसी एक व्यक्ति को रिलेट करती है क्या? नहीं, पूरी इकोनॉमी को रिलेट करती है। तो ध्यान रखना, इसलिए उसको हम कहते हैं लंपिंग मेथड। लंपिंग मतलब पूरा एक साथ टोटलिटी में स्टडी करना। Macroeconomics uses the lumping method in order to deal with macro variables. तो macro variables क्या है? Aggregate demand, aggregate supply, national output, national income, etc. So this one is very simple point. Now, growth models, ये जबरदस्त है। Macroeconomics के अंदर बहुत सारे ग्रोथ मॉडल डेवलप किए गए, जिनके स्टडी की वजह से पर्टिकुलर फील्ड में ग्रोथ कैसे होगा वो एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे देखो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स का स्टडी करती है जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक ग्रोथ में। भाई इकोनॉमिक डेवलप, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास किसी भी इकोनॉमी का कैसे होगा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उनकी स्टडी करती है। इसलिए उसको बोलते हैं ग्रोथ मॉडल्स। इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। तो जिन फैक्टर्स को आप पढ़ेंगे, जिन वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, जिन मैक्रो वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, वे यूजफुल होते हैं डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, महालनोबिस, ये प्रोफेसर महालनोबिस थे, अर्थशास्त्री। ग्रोथ मॉडल, इन्होंने जो ग्रोथ मॉडल तैयार किया, एम्फेसाइज्ड मतलब फोकस्ड ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। मतलब प्रोफेसर महालनोबिस का जो ग्रोथ मॉडल था वो फोकस किस पे कर रहा है? करता है बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पर। तो ऐसे कोई और ग्रोथ मॉडल होगा जो किसी और इंडस्ट्री पर फोकस्ड होगा। तो अलग अलग जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के फील्ड्स है, उसके लिए अलग अलग क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल्स तैयार किया जाता है। तैयार करने में मदद करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, ग्रोथ मॉडल्स के बाद अब आता है जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जनरल प्राइस लेवल मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की क्या प्राइसेस हैं, उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। क्या है? देखो, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होगी, कैसे निश्चित होगी, और उसमें चेंजेस कैसे आता है? पूरी इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल स्टेबल होती है क्या? नहीं, जनरल प्राइस लेवल समय समय पर चेंज होती रहती है। तो जनरल प्राइस लेवल समय समय पर क्यों चेंज होती है, उसकी स्टडी करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लिख रहा क्या है? डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल are studied in macroeconomics. General price level is the average of all prices of goods and services. पूरी जितने भी अर्थव्यवस्था के अंदर, जितनी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज है, there are lakhs and crores of goods and services. So many different types of services. सभी सर्विसेज के प्राइसेस क्या है? अलग अलग है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या है? एवरेज प्राइस क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो डिटरमाइन करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत सिंपल पॉइंट, जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। करंटली, वर्तमान में पूरी कंट्री के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या जनरल प्राइस लेवल है, वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसी ओरिएंटेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अप्रोच है वो पॉलिसी ओरिएंटेड है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो क्या पॉलिसी लाई जाए कि जितने भी एग्रीगेट्स हैं उसके अंदर चेंजेस आए
और फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। जैसे कि हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड, पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। ये पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। नए नए पॉलिसीज, मतलब पॉलिसीज में चेंजेस लाते रहते हैं। भाई हमें अगर नेशनल इनकम बढ़ाना है, नेशनल आउटपुट बढ़ाना है, तो कोई ना कोई पॉलिसी तो अपनाना पड़ेगा ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट द वे व्हाट आर द पॉलिसीज आर यूज्ड। जैसे इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, या उचित इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बताती है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, महंगाई कंट्रोल होती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिप्रेशन मतलब मंदी, अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकलने का काम करती है। और ये सब कब पॉसिबल होगा? जब अच्छी पॉलिसीज बनाई जाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी आपने 8 पॉइंट टोटल देखे, ध्यान रखिए आगे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में। टिल देन गुड बाय, धन्यवाद।